नमस्कार दोस्तों। इंडिया दुनिया की मेजर इकोनॉमीज में आज सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2027 तक इंडिया जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। Morgan Stanley has come out with some very optimistic predictions for the India of the next decade. This is going to be India's decade. और 2030 तक तो हमारा खुद का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगी, यानी चाइना के स्टॉक एक्सचेंज को कहीं पीछे छोड़ देगा। इसी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी जो अभी अराउंड 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, वो 2031 में दुगना से भी ज्यादा होके 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगी। यानी अगले 10 साल में इंडिया की जीडीपी ऑन एन एवरेज 6.5% से साल दर साल ग्रो करेगी, वहीं चाइना की जीडीपी सिर्फ 3.5% से ग्रो करेगी। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्यों डिफरेंट फाइनेंशियल एजेंसीज और एक्सपर्ट्स इंडिया की इकोनॉमी को लेके इतना ऑप्टिमिस्ट है। ऐसी कौन सी फैक्टर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी को सुपरचार्ज कर रही है? मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में ऐसा क्या किया है जिसके कारण इंडिया इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहा है? मेरे हिसाब से और एक्सपर्ट्स के हिसाब से 3 महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे का कारण है, और तीसरा जो फैक्टर है वो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टर से, और वो है हमारा यंग वर्किंग पॉपुलेशन और हमारा ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये हम सब जानते हैं कि जब से इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है तब से हमारे होनहार इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया भर की कंपनीज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी आउटसोर्सिंग और कस्टमर सर्विस जैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। And where we see all of the world's software developers, India is number 2. And in fact, when it comes to AI projects, interestingly enough, India is number 1. कोविड के बाद जो ये वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल वर्किंग का ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसका फायदा इंडिया को डायरेक्ट पहुंचने वाला है, क्योंकि अब जो ग्लोबल सीईओज हैं वो काफी कंफर्टेबल हो गए हैं वर्क फ्रॉम इंडिया के कॉन्सेप्ट से। और इस रिपोर्ट के हिसाब से अगले दशक में लगभग 1 करोड़ इंडियंस इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होंगे, जो अभी के मुताबिक डबल होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज इंडियन इकोनॉमी में आएगा वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कारण आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पेट इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया, इसका सबसे बड़ा फैक्टर है। मेक इन इंडिया कैंपेन जो 2014 में नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, उसमें अभी काफी ऐसे स्टेप्स लिए जा चुके हैं जिसके कारण इंटरनेशनल कंपनीज का इंडिया में इन्वेस्ट करने का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है। और ये कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, यानी इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान है। 2009 में 190 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 134 था, यानी इंडिया में बिजनेस करना काफी मुश्किल था। और यही रैंक 2019 में इंप्रूव होके 63 हो गया, यानी इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा कारण है डिफरेंट कंप्लायंसेस और प्रोसेसेस का सिंप्लीफिकेशन। 2020 के एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में कंपनीज को ऑलमोस्ट 69,000 कंप्लायंसेस के बारे में सोचना पड़ता था, जो एक कंपनी के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। लेकिन अब इनमें से 33,000 प्रोसेसेस को या तो सिंप्लीफाई कर दिया गया है, या तो डिजिटाइज कर दिया गया है, या तो हटा ही दिया गया है। इसके अलावा 2021 में मेक इन इंडिया कैंपेन को और एक पुश देने के लिए मोदी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स का अनाउंसमेंट किया, जो बेसिकली एक परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स है, ताकि डोमेस्टिक कंपनीज और भी फैक्ट्रियां हमारे देश में खोलें और इंटरनेशनल कंपनीज अपनी फैक्ट्रियां हमारे देश में आके लगाएं। एस्टिमेट के हिसाब से ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स अगले 5 साल में 60 लाख नए जॉब्स क्रिएट करेगा। इसके अलावा चाइना प्लस 1 स्ट्रैटेजी का भी फायदा इंडिया को अच्छे से मिलने वाला है। अब ये चाइना प्लस 1 स्ट्रैटेजी क्या है? जैसा कि दोस्तों आप ये जानते हैं कि चाइना अभी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन कोविड में चाइना में लॉकडाउन जब हुआ तो दुनिया भर की कंपनीज का सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया। इसलिए बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल और टेस्ला अब ये कोशिश कर रही हैं कि वो अपने चाइना से डिपेंडेंसी कैसे कम करें, और इसीलिए उन्होंने ये चाइना प्लस 1 स्ट्रैटेजी बनाया है, जिसके अंतर्गत वो चाइना के अलावा अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अब दूसरे कंट्रीज में भी लगाएंगे। और इसका फायदा 2 कंट्रीज को सबसे ज्यादा मिलने वाला है, उसमें एक है वियतनाम और एक है इंडिया। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि कैसे इंडिया का जो यंग वर्किंग पॉपुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया को सुपर चार्ज कर रहा है।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए क्योंकि लाइक करने से YouTube मेरे वीडियो को और भी लोगों को रिकमेंड करेगा और मेरा काम और भी लोगों तक पहुंच पाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े फैक्टर का, जो है इंडिया का डिजिटलाइजेशन और इंडिया का ग्रोइंग मिडिल क्लास। इंडिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी है। यह डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 2010 में आधार के लॉन्च के साथ शुरू हुआ था। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से आज इंडिया की 99.9% एडल्ट पॉपुलेशन के पास आधार नंबर है। इसके अलावा इंडिया की डिजिटल सक्सेस स्टोरी में UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी बहुत आगे आता है। UPI के कारण इंडियंस के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना आसान और फ्री दोनों हो गया है। आज इंडिया में 33 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बाय द वे, जो US से भी ज्यादा बड़ा एडॉप्शन है। इंडिया में जो ये डिजिटल एक्सप्लोजन हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण है इंडिया में जो मोबाइल फोन एडॉप्शन है और इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो जबरदस्त पेस से बढ़ा है। जुलाई 2022 में इंडिया की 47% पॉपुलेशन इंटरनेट से कनेक्टेड है। हालांकि ये परसेंटेज को और भी तेजी से बढ़ने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखिए तो लगभग 66 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की अब इंटरनेट से कनेक्टेड है और इस 66 करोड़ में से लगभग 50%, लगभग 35 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन तो इंडिया के गांव में है। यानी इंडिया में कोई पीछे नहीं छूट रहा है। माना जाता है कि 5G टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को अगले दशक में एक अलग लेवल पे ही लेके चला जाएगा और इंडिया में भी 5G अब लॉन्च होना शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2027 तक इंडिया की 50 करोड़ पॉपुलेशन 5G से कनेक्टेड होगी, यानी 40% जनता के पास 5G कनेक्शन होगा। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं, अगर एक आम आदमी के हाथ में एक फोन हो और उस पर इंटरनेट कनेक्शन हो तो आदमी के हाथ में डायरेक्ट पावर आ जाता है। और अब बात करते हैं इंडिया की ग्रोथ इंजन के बारे में, यानी इंडिया की मिडिल क्लास के बारे में। इस डिजिटलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ के कारण इंडिया का मिडिल क्लास भी ग्रो करेगा। 2004-2005 में इंडिया की सिर्फ 14% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में थी, पर यह बढ़ के 2020 और 2021 में 31% हो गया। यानी हर 3 में से एक भारतीय इंडिया में अब 5 लाख से 30 लाख के बीच में सालाना में कमा रहा है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये जो ग्रोथ हुआ है मिडिल क्लास का वो इंडिया के छोटे शहरों में जैसे पटना, इंदौर और सूरत में हुआ है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2047 तक इंडिया की मिडिल क्लास का साइज दुगना हो जाएगा। और जैसा मैंने इस टॉपिक के शुरुआत में कहा, मिडिल क्लास एक कंट्री का ग्रोथ इंजन होता है। मिडिल क्लास बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। दोस्तों और अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर के बारे में, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इंडिया को इस इकोनॉमी के रेस में सबसे आगे खड़ा करेगा। एनर्जी एक्सेस एंड ट्रांजिशन। अब इसका मतलब क्या है? दोस्तों इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी प्रोड्यूसर और एनर्जी कंज्यूमर है। 2000 के कंपैरिजन में इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन डबल हो गया है और मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के हिसाब से अगले 10 साल में यह 60% से और भी ज्यादा बढ़ेगा। आज के दिन इंडिया के हर 6 लाख गांव में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। और दोस्तों एक कंट्री के इकोनॉमी डेवलपमेंट में एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एक कंट्री का कॉमर्स हो, एजुकेशन हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो या प्रोडक्टिविटी हो, सब कुछ एनर्जी पे डिपेंड करता है। दोस्तों इंडिया का अभी 80% एनर्जी सप्लाई कोल, ऑयल और बायोमास से फुलफिल हो रहा है, जो तीनों ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। फॉर एग्जांपल 2020 में इंडिया का 44% एनर्जी डिमांड सिर्फ कोल से पूरा हुआ, जिसके कारण इंडिया का पोल्यूशन लेवल ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। आज दुनिया की 20 सबसे पोल्यूटेड सिटीज में से 14 सिटीज इंडिया में है और इंडिया जानता है कि इंडिया के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इंडिया को अपने इन एनर्जी रिसोर्सेज से डिपेंडेंसी को घटाना होगा। दोस्तों आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि कैसे रिन्यूएबल सोर्स जैसे सोलर, विंड और हाइड्रो का कंट्रीब्यूशन हर साल धीरे धीरे बढ़ रहा है। बेसिकली अगले 10 साल में इंडिया में एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिसके कारण एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगा। सिर्फ 2022 में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 125% से बढ़ा है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई कि कैसे इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने वाला है। दोस्तों अगर इस पूरे टॉपिक को समराइज किया जाए तो 3 चीज। पहला, इंडिया का यंग वर्किंग पॉपुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ। दूसरा, इंडिया का डिजिटलाइजेशन और मिडिल क्लास का ग्रोथ। और तीसरा, इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया को इकोनॉमी के ग्रोथ के रेस में सबसे आगे खड़ा करने वाला है। दोस्तों रिस्क हमारे सामने मंडरा रहा है, जैसे अभी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन, रिसेशन का डर, यूक्रेन वॉर
और 2024 का जनरल इलेक्शन थोड़ा ग्रोथ को स्लो डाउन जरूर कर सकता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इस रेस में इंडिया जरूर जीतेगा और 2027 तक इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन के ही रहेगी। दोस्तों, मैंने बाय द वे रिसेशन के ऊपर और इंडिया में रिसेशन के रिस्क्स को लेके एक वीडियो भी बनाया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिए। मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। उम्मीद तो ये करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मेरे चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।